स्वागत है दोस्तों आपके अपने चलो बोलो हो गया में। देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर नहीं देख रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं तो बहुत बड़ा कमी हो सकता है दोस्तों। डेली क्या करिए, एक सेट मारा करिए, मतलब कि एक सेट का ग्रुप डी का क्वेश्चन हो, चाहे एनटीपीसी का हो, किसी भी चीज का हो, प्रीवियस ईयर रेलवे का लगाया करिए दोस्तों। हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे रेलवे के आने वाले जो कमी से एग्जाम है, जैसे कि मान लीजिए कि ग्रुप डी हो गया, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जरूर ना जरूर इसको इस पेपर से जरूर आता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 120 डिग्री है तो बहुभुजों की कितनी भुजाएं होंगी। देखिए कई बार पूछा हुआ है, प्रत्येक सेट में आया हुआ सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पूछा हुआ है बहुभुजों की संख्या, तो जो बहुभुज होता है उसकी संख्या कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए पूछा हुआ आरआरपी ग्रुप डी 23/8/2022 में शिफ्ट नंबर 1 में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए बहुभुज की संख्या निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। बहुभुजों की संख्या अगर निकालें तो फॉर्मूला होता है दोस्तों n बराबर 360 एक्सटीरियर एंगल। ध्यान रखिएगा, एक्सटीरियर मतलब बाहरी वाला एंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर कोनिवल, मतलब क्या, जो अंतः कोण है वो आपको 120 डिग्री दिया हुआ है, तो यहां से आप बाहर कोण निकाल सकते हैं। कैसे, एक फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल माने अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180। आपको यही चाहिए, ये निकल गया तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे, बहुभुजों की संख्या आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इंटीरियर आपको दिया हुआ कितना 120, 120 रख दीजिए आप, प्लस एक ई बराबर 180। अब जैसे आप ई निकालेंगे 180 में से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 60। कितना आ गया, 60 आ गया। अब ये जो 60 आया है यही क्या यहाँ पे पुट कर देंगे 360 बटे 60, एक जीरो कर गया 6, तो क्या हो गया 6। बहुभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए कितना आसान सवाल था, लेकिन आप लोग पढ़ते हैं पूरा चक्कर में इधर उधर आसान सवाल छोड़ देते हैं। तो आपको करना है क्या है, जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको बार बार एक सेट जरूर लगाइए, कम से कम 2 तो लगाना चाहिए, लेकिन 1 तो लगाना ही पड़ेगा, है कि नहीं मित्रों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। यदि ए किसी वस्तु को 384 में खरीदता है और उसे 576 में बेचता है, यानी कि 384 में खरीद रहा है, ठीक है, और बेच रहा है कितना में, 576 में। क्लियर है। अब इसको जब कटाएंगे आप, इसका रेशियो आ जाएगा 2:3। कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो बी ने क्या किया, 1254 में खरीदा, 1254 में खरीदा और बेचा 1672 में। क्लियर है, 1672 में। अब इसका अगर रेशियो निकालेंगे आप तो ये ध्यान देंगे आप कि 418 तिया क्या होता है 1254, और ये क्या हो जाएगा 4 बार में जाएगा 418 से, तो 3:4। आप इसको आराम से कटा भी सकते हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका काम है, इजी हो जाएगा। अब देखिए 2:3 है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का समान 3 में चपकाया है, यानी कि 1 का फायदा हुआ बटे 2% लगा देंगे। क्लियर। और यहाँ पे अगर देखेंगे 3 का चीज 4 में बेचा तो 1 का फायदा हुआ बटे 3 इंटू 100, ये दोनों कट गया, ऊपर 3 चला गया तो 3/2। आंसर क्या हो गया 3/2। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों सवाल में क्या था, एक बार हम रिपीट कर देते हैं। 384 रुपए का सामान 576 में बेचा, तो सबसे पहले हमने उसका रेशियो निकाल लिया। ठीक है, 2 का सामान 3 में बेचा तो कितना का फायदा हुआ, 1 का फायदा हुआ। किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक है, और 1254 रुपए का चीज 1672 में बेच दिया, उसका भी रेशियो निकाल लिया आप, आराम से कटाइए, रेशियो आ जाएगा। उसके बाद देखिए 3 का सामान 4 में, 3 का सामान 4 में, 1 का फायदा हुआ किस पे, 3 पे। पूछा है रेशियो, प्रतिशत लाभ का रेशियो 1/2 प्रतिशत मतलब 100 से गुणा कर दीजिए, 1/3 प्रतिशत मतलब 100 से गुणा कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए थोड़ा सा इंग्लिश में है, थोड़ा इसको हिंदी में कर देते हैं। रंबस मतलब क्या होता है, सम चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इज नॉट 180 डिग्री। ठीक है, पहला चीज देखिए दिया हुआ है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, इसके बारे में देखिए, द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ एडजेंट एंगल ऑफ रंबस नॉट 180 डिग्री। ये क्या है,
यही सही है, ठीक है, यही क्या है, सही है। नॉट ट्रू का मतलब यही क्या है, सही है। बाकी सब एकदम सही सही है। क्लियर है दोस्तों, सब में क्या होता है, फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, सिंपल सवाल है, बोर्ड मार्क्स का है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, ठीक है, तो लिखिए 12 डिवाइड 13, ठीक है, मल्टीप्लाई, अब इसको घटाइए, 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचे, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 7 5 12, ठीक है। अब डिवाइड करिए 4 बराबर, ये बराबर के गुड़े, ये हो गया 4 और गुड़े में 12, 12 चौको 48, आंसर कितना होगा, 48 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, थोड़ा दिमाग लगाने वाला भी है और सोचने वाला भी है। आंकड़ा है 9 3 5 4 4 4 5, वाई का माध्य वाई है। इस आंकड़े में बहुलक बताना है, यानी कि मोड बताना है आपको, मोड क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, क्या करते हैं, इसको आसानी से लगाते हैं। कैसे, 9 है, 3 है, 5 है, सबको लिख लीजिए। तो 9 है प्लस 3 है, क्योंकि माध्य दिया हुआ है वाई, माध्य दिया हुआ है वाई, तो 9 प्लस 3 प्लस 5, 9 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस वाई, अब बटे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बराबर क्या हो जाएगा, माध्य वाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका माध्य वाई का मान आ जाएगा, किसका आ जाएगा, वाई का मान। जैसे वाई का मान रखेंगे, आपको जो ज्यादा बार आएगा वही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, वाई निकाल लीजिए, इसे गुणा कर दीजिए इधर 7 का, तो इसको ऐड कर लीजिए पहले, 9 3 12 5 17, 17 4 21, 21 4 25 5 30, 30 हो गया। तो इधर जाएगा घटेगा तो वाई 6 वाई हो जाएगा, तो 6 वाई बराबर 30, तो वाई बराबर कितना हो गया, 5, ठीक है, वाई बराबर 5 हो गया। इसका इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 7, 7 वाई में से वाई जाएगा तो 6 वाई, सब जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। अब गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 6 25 30 हो गया, 5 हो गया, यानी कि वाई की जगह पर क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक। जब 5 आ गया तो देखेंगे 5 कितना है, 1 2 1 जो आ गया 3 5, यानी कि कितना बार आ गया बहुलक, जो ज्यादा बार आए उसे बहुलक कहते हैं, यानी कि आंसर क्या हो गया, 5 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। देखिए सवाल बढ़िया है, इसको आराम से लगाएंगे। देखिए 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, यानी कि मान लीजिए कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 3:1 है, अब प्रेजेंट में ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे वर्तमान में, ठीक है, 3 गुनी थी, समझ में आ गया। ये प्लस क्यों लगा कि देखिए 10 वर्ष पहले, उधर से चलेंगे इधर वर्तमान में आएंगे, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए 3 गुनी थी, 5 वर्ष पहले उसकी आयु के पुत्र की आयु 5 गुनी थी, 5 वर्ष पहले। अब देखिए यहीं से, अब 5 वर्ष पहले ध्यान दीजिएगा, यहीं से 5 वर्ष पहले, यानी कि ये वाला हो जाएगा 5 वर्ष पहले, ये 5 वर्ष पहले यहां से ले लीजिए, यानी कि यहाँ 5 वर्ष पहले क्या है, आयु की 5:2 है, ध्यान दीजिएगा 5:2 है, क्लियर। यहां से यहां तक 5 वर्ष पहले, यानी कि यहां से +5 कर दीजिए, क्या कर देंगे, +5 कर देंगे, +5, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे +5 हो गया। अब देखिए वर्तमान में आयु क्या होगी, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अंतर कितना है, 3 1 2 का अंतर है, यहाँ पे कितना है, 3 का अंतर है। तो सबसे पहले अंतर बराबर करेंगे, यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, इधर 2 से गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए, इधर 3 से जब गुणा करेंगे आप 3 से, तो ये बन जाएगा 3 त्रिके 9, कितना हो जाएगा, ये 3 त्रिके 9 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ देखिए, यहाँ से 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, 2 से 5 दूना के 10, ठीक, 2 दूना के 4। अब देखिए दोनों में अंतर 6 आ गया, यानी अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए रेशियो का, ठीक है। अब देखिए 10 में से 9 गया, कितना बचा, 1 बचा, यही जो अंतर एक बराबर क्या हो जाएगा, 5। यहाँ का जो डिफरेंस दिख रहा है 5 और ये वाला 5, वही 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 9 पचे 45, 9 पचे 45, किसका पूछ रहा है, उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी, 10 वर्ष पहले एक माँ की, ठीक है, 10 वर्ष पहले, ठीक है, 10 वर्ष पहले माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, पहले उसकी आयु पुत्र की आयु कितनी थी, उसकी वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है, वर्तमान आयु, ठीक है। देखिए अब 9 पचे 45, इसका हो गया 45 वर्ष, ठीक है।
5 यही 15 15। अब आप बताइए दोस्तों, पूछ रहा है माता की 45 वर्ष की थी 10 वर्ष पहले, प्रेजेंट में क्या होंगी, वर्तमान में, वर्तमान पूछा है, 45 और 10 क्या हो जाएगा 55, तो 55 में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से एक बार और देखिएगा सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तीन संख्याएं एक दूसरे से इस प्रकार सह अभाज्य हैं कि उनमें से पहली दो संख्याओं का गुणनफल 357 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 609 है, ठीक है। तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए, सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो। तो कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। आपको मान लेना है पहला x है, दूसरा y है, तीसरा z है, ठीक है। 300 हो गया एक दूसरे से। अब उनमें से पहली दो संख्याओं का गुणनफल यानी x इंटू वाई, x इंटू वाई का गुणनफल क्या है 357 है, x इंटू वाई गुणनफल 357 है। और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल, अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा y गुणे z। देखिए पहली दो संख्या गुणनफल x गुणे y बराबर 357, अंतिम दो y गुणे z बराबर 609। इतना समझ में आ गया, इतना पहले बोलिए हाँ समझ में आ गया, ठीक है। तीनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, सबसे पहले दो संख्या का रेशियो बता निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद से तो निकालिए देंगे, डिवाइड कर दीजिए, दोनों क्या करिए डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा, जैसे आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वाई वाई कट जाएगा, वाई वाई कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा x बटे जेड 357 बटे 609। यहाँ पे कटा दीजिए, 3 से कटाइए, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, किससे कटेगा 7 से, 7 पचे 35, 7 करने 7। यहाँ पे देखिए 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 7 सतैया 49, ठीक है 89, 51 बटे 89। देखिए 7 से कट रहे हैं, 7 तो गुणे 8, 7 बटे 56, ठीक है 4 बच गया 49। क्लियर है, एकदम सही है। 7 सत्ते 49 में होगा 87 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 87, ये हो गया 87, ठीक है। अब देखिए, अब इसको कटा दीजिए, किससे कटाएंगे 3 से, 3 3 दूना के 6, 3 नवा 27, और ये हो जाएगा 3 करने 3, 3 सत्ते 21, 17 और 29। तब देखिए x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, x का मान हो गया 17, ठीक है। और z का मान कितना हो गया मित्रों 29, z का मान 29 हो गया। अगर आपसे y का मान पूछेगा तो यहाँ x का मान रख देंगे, तो हो जाएगा x गुणे y बराबर कितना हो जाएगा 357 है, ठीक है। यहाँ पे x का मान रख दीजिए 17, तो y का मान आ जाएगा 357 बटे 17, ठीक है। अब गुणा कर दिए, 17 करने 17, 17 दूना के 34, 17 दूना के 34, 17 करने 17, 21, यानी कि y का मान कितना आ गया 21 आ गया। तीनों को जोड़ के बाद पूछा है, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो जब तीनों संख्याओं का योग पूछ रहा है तो आप क्या करिए, तीनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो हो जाएगा 9 1 10, 17 के 7, 7 एक ही में है 67, वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान सवाल था, लेकिन थोड़ा कैलकुलेट आपको करना तो पड़ेगा, है कि नहीं। थोड़ा बहुत गुणा भाग तो आपको करना ही पड़ेगा, बाकी तो सवाल देखने में बहुत आसान है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हैं तो और लाइक करना नहीं भूलना है आपको, है कि नहीं, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और बेल आइकन को दबाना तो भूलिएगा मत। देखिए 9 के लगातार, हाँ 9 के लगातार 3 गुणज का योगफल इतना है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 9 के लगातार 3 गुणज का योगफल समझिए। तो अब यहाँ पे 9 के लगातार 3 गुणज, 3 गुणज है, सबसे पहले इसका निकाल लीजिए, 57 है, 24 57 है, इसको 3 से भाग लीजिए, ठीक है। 3 गुणज है, सबसे पहले एक बीच वाला निकाल लीजिए, है कि नहीं। 3 से जब से भाग देंगे तो बीच वाला पता चल जाएगा। अब 9 गुणज निकाल दीजिएगा, हेरने और हेरने, ठीक है। पहले निकाल लीजिए कौन सा बीच वाला है, ये हो जाएगा 8, 3 बटे 24, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा, अब ध्यान देंगे, आराम से डिवाइड करिए यहाँ आगे, ना तो गलती हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 8 तरीके 24, ठीक है। अब 5 उतरा, ठीक,
एक बार में 3, 2, 7, 9 बार में, यानी कि 3×9 = 27, 819। 819 आ गया आपका बीच वाला, यानी कि 3 गुणज 9 के लगातार 3 गुणजों का योग। अब देखिए जो बीच वाला आ गया वो कितना आ गया, 819 आ गया, ठीक है। अब 9 9 जोड़ते जाइए, ठीक है। 9 के लगातार 3 गुणज, 3 गुणज है, ठीक है। 3 गुणजों का योग इतना है, 3 गुणजों का योग बीच वाला आ गया, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 9 जोड़ दीजिए। इसमें 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18, हासिल 1 2, ठीक है, और 8, 8 से क्या हो गया 28, एक इधर कर दीजिए। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 828, छोटा वाला तो निकलना नहीं है, 828, ठीक है। अगर आपसे पूछता सबसे छोटी, इसमें घटा के बता देते 9, आपका आ जाता, लेकिन सवाल में कुछ था नहीं था। देखिए दोनों मेथड आपको बता दिए, ये भी और ये भी, ठीक है। इस तरह आपको इस तरह करना है ताकि आपको गलत ना हो डिवाइड। इसे यहाँ भी कर सकते हैं, 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन आप क्या किए, सिंपल लगाए ताकि आपको भूले ना, है कि नहीं, प्रेशर होता है एग्जाम में। अगला अब एक क्वेश्चन दिया है, इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या कह रहा है। कहा है कि द टेबल ऑफ शो द वैल्यू ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑफ द डिफरेंस कम्युनिटी 18 to 2020। 18 से 20 तक का कहानी है, यानी कि 18 से 20 ये रहा, 18 19 20 यहाँ का कहानी है, 18 से 20, ठीक है। यहाँ का किसका किसका कहानी है दोस्तों, किसका किसका कहानी है, देखिए किसका किसका है। अगर आप ध्यान देंगे तो पहला कहानी है किसका, एनुअल कंबाइन द फ्रूट्स, फ्रूट्स है आईटी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स बोले तो फल, फिर आईटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। फल का है, फ्रूट्स का है, आईटी प्रोडक्ट्स का है, एंड डिफेंस प्रोडक्ट ये है। अब देखिए इसका तीनों इतने का सम निकाल लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। इतने का सम निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका सम निकाल लीजिए, ठीक है। फिर इसका सम, तीनों का सम निकालेंगे और तीनों को जोड़ेंगे, आपका आ जाएगा 800, कितना आ जाएगा 861, ठीक है। जैसे 861 आया, ठीक है, जैसे आपका 800 तीनों जोड़ेंगे तो 861 आएगा, 861, ठीक है। अब कहा है तीनों का 861 आ गया। अब कैलकुलेट कर देंगे, कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए टेबल शो द इंडियन एक्सपोर्ट ऑफ इतना इतना इतना, ठीक है। अब इसको क्या करिए 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब कैलकुलेट कर दीजिए, इसको 2 हो गया, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 2 8, ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा 2 8, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड करिए 3 से, 3 दूनी 6, ठीक, ये हो गया 2 6, फिर 8 24, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2 1 7, 87 होगा, लग रहा है कुछ प्रिंटिंग है यहाँ, 7 होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा 13 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 36 है। यदि इन 13 पूर्णांकों में से सबसे छोटे पूर्णांक के दोगुने को इन 13 पूर्णांकों में से सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योगफल क्या होगा, सवाल ये है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कि 13 क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 36 रख दीजिए, ठीक है, 36 रख दिए। अब 13 ठो है तो 6 यहाँ होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देख लीजिए ये तो 13 क्या हो गया, क्रमागत हो गए, यानी कि औसत जो दिया था बीच में एवरेज 36 हो गया, 13 लिख देंगे। अब इधर से जब 6 घटाएंगे दोस्तों क्या बचेगा इधर, अगर देखिएगा 13 के बाद क्या आता है 35, 36 के बाद क्या आता है 35, उसके बाद 34, उसके बाद 33, उसके बाद 32, उसके बाद 31, उसके बाद 30, ये तो 30 हो गया। यहाँ पे क्या होगा 36 और 6 42, 42 हो गया, यानी कि पहला 30 हो गया, लास्ट 42 हो गया, एवरेज 36 हो गया। 13 क्रमागत संख्या ऐसे लिख लेंगे आप ठीक है। यहाँ पे 36 है, 37 38 39 40 41 42 लिख सकते हैं, हमने लिखा नहीं, आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए 13 पूर्णांक में से सबसे छोटे पूर्णांक के 2 गुने को इन 13 पूर्णांकों में से सबसे बड़े पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक यानी कि 30 के
दो गुना, ठीक है, दो गुना मतलब दो गुना हो गया है, ठीक है, दो गुने में जोड़ दिया जाए, ठीक है, सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाए, सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाए, यानी 42 में जोड़ दिया जाए, तो दो गुना है 30 गुना के 60 हो गया, अब प्लस 42 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 अच्छा 4 10, 102 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आ गया, सवाल को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे दिया हुआ है, ठीक है, इस आसान क्वेश्चन होते हैं, बस देख के ही थोड़ा सा लगता है कि कैसे लगेगा क्या होगा, ठीक है, जो कि घबराने की बात नहीं है। क्लियर है दोस्तों, आइए देखते हैं लगेगा कैसे। सबसे पहले दिया हुआ है ऐसे, सबसे पहले समझिए जो डायरेक्ट मटेरियल है वो चटकार है, ये वाला है 24%, ठीक है। पूछा क्या है आपसे, क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग चार्ट है, चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, ठीक, इसमें मैन्युफैक्चरिंग पावर बैंक है, 100 पावर बैंक अगर बना रहा है कोई मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, तो 50,000 रुपया ले रहा है। 100 बनाने के लिए कितना ले रहा है दोस्तों, 50,000 रुपया। तो एक बनाने के लिए कितना लेगा मित्रों, अब बता देंगे, एक बनाने के लिए लेगा 50,000, ठीक है, डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितना बचा, एक का 500, एक का क्या हो जाएगा 500 रुपया, ठीक है, एक का पड़ा 500, then the what should be selling price is power bank so that the manufacturing can earn profit 50%। पहले तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, तो एक का हुआ इतना, तो सबसे पहले समझिए मैन्युफैक्चरिंग वाला है कहां बच्चा, तो मैन्युफैक्चरिंग वाला यहाँ पे है 22%, कहां पे है 22% यहाँ पे, क्लियर है, 22% वाला मैन्युफैक्चरिंग वाला है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का निकाल लेंगे, 50,000 का अगर 22% निकाल रहे हैं, 50,000 का, ठीक है, तो इतना आ गया। सबसे पहले आपको टोटल निकालना है, तो मैन्युफैक्चरिंग का निकालना है, तो एक का आ गया इतना, तो देखिए 22% बराबर 500, ठीक है, तो इसको 100% निकालेंगे तो एक बराबर हो जाएगा 500 बटे 22, 100% तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, मैन्युफैक्चरिंग वाला, उसके बाद से आप कैलकुलेट कर देंगे और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसको थोड़ा सा आप ट्राई जरूर करिएगा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, इसको हम बना के भेज देंगे, क्लियर है दोस्तों, क्योंकि देखिए डीआई वाला सवाल में थोड़ा सा ध्यान देना होता है, क्लियर है, इसको हिंदी मीडियम में भी करके हम आपको बता देंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ 45 एंड 78 और 117, कितना दिया हुआ है, इसका एचसीएफ बताना है। देखिए 45 है, 78 है और 117 है, ठीक है, अब इसका एचसीएफ बताना है, ठीक है। एचसीएफ इसका कैसे बताएंगे, सिंपल बता सकते हैं, जो सबसे कटे उसी को एचसीएफ कहते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 5 है, 5 सबसे कटेगा, नहीं कटेगा, इससे तो कटेगा ही नहीं। अब 7 को चेक करेंगे, 7 ये कटेगा, नहीं कटेगा। 3 को चेक करेंगे, 3 कट जाएगा, 3 का 3 ये भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, यानी 3 तो हो जाएगा। 9 को भी चेक कर लेंगे, क्या पता 9 भी हो जाए, 9 पे 45 नहीं, यानी कि 3 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन से जाइए, किससे जाइए, ऑप्शन पे, नहीं तो आप इसको लगाते रह जाएंगे और धरे के धरे रह जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। जो सवाल आ रहा है उसको तो ट्राई तो कर ही सकते हैं। अब देखिए फिर ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है 13 क्रमागत, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, इसको हिंदी वाला थोड़ा इधर हो गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर, इसको हम बता रहे हैं आपको, क्लियर है। द सम ऑफ मनी इन्वेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ठीक है, हिंदी वाला को ध्यान मत दीजिए, थोड़ा टाइपराइटर का गलती है, कोई बात नहीं, ठीक है। सम ऑफ द इन्वेस्ट, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, डबल हो जा रहा है 10 साल में, 10 साल में क्या हो जा रहा है दोस्तों, 10 साल में डबल हो जा रहा है, ठीक है, 10 साल में डबल हो जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है, तो कितने साल में क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, कितने साल में, 16 गुना, 16 गुना, ऐसे लिख लेंगे, 10 साल में दोगुना, कितने साल में 16 गुना। ये सवाल सिंपल होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। तो आप देखिए इसको क्या किया जाता है, गुणनखंड कर दीजिए, 16 का गुणनखंड करेंगे तो आप जानते हैं 2 के पावर 4 आता है, 2 के पावर 4, इसको लिख दीजिए 2 के पावर 4, और जो ये पावर आता है डायरेक्ट इसमें गुणा कर देते हैं, वही आंसर हो जाता है, यानी कि 10 गुणे 4 40 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार हम इसको और समझाना चाहते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज का 2 गुना 3 गुना वाला सवाल आएगा तो आप करिएगा क्या कि 10 साल में कितना, 2 गुना, ठीक है, 2 गुना, अब कह रहा है कितने साल में 16 गुना, यानी कि 2 के पावर 4 लिख लेंगे। अब जो पावर आता है ना उसको डायरेक्ट इसमें गुणा कर दिया जाता है, 10 गुणे 4 क्या हो गया, 40, ये क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है।
है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, डायरेक्ट आता है एग्जाम में और आप 1 सेकंड में इसको कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके विकर्णों की लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोगों को पता है, 1/2। नहीं पता है तो लिखिए, फॉर्मूला तो याद रहना पड़ेगा, d1 × dt। समचतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 डायगोनल 1 डायगोनल 2, ठीक है। अब डायगोनल 1 का मान कितना है, 12 है, तो लिखेंगे 1/2 12 गुणे 15, ये हो जाएगा 6, 15 छक्के 90, 90 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको एग्जाम में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर ध्यान नहीं देना है, पट से 90 देखा मार दीजिए, ठीक है। आपको पता है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, मतलब कि मात्रक होता है, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था फॉर्मूला पे। नेक्स्ट देखिए, अलजेब्रा से इसको ध्यान देना है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स बराबर 18 है, ठीक है। अगला दिया हुआ है 24 है, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आइए जोड़ देते हैं। वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई बराबर 24 है, दोनों को क्या करिए, ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे सवाल आता है ना तो आपको ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। एक्स वाई 2xy प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 8 4 12 2 1 3 3 1 4 42, ठीक है। अब यहां आप ध्यान देंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो दिया हुआ है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको आप लिख सकते हैं क्या दोस्तों, इसको लिख सकते हैं आप आसानी से लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अब प्लस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। इसको इधर लेते हैं, ये 42 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करिए, x प्लस वाई को x मान लीजिए, ठीक है, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर को x मान लीजिए और इसको मान लीजिए y। अच्छा, एक को x मान लीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैलकुलेट कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 बराबर 0। अब देखिए फैक्टर हो गया एक तरह का, मान लिए हम इसको x मान लिए, x प्लस वाई को x मान लिए, इसको भी क्या मान लिए, x ही मान लिए। x माने है तो x ही ना होगा, स्क्वायर हो गया, क्लियर है, x और x। अब फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x 42, देखिए फैक्टराइज कर दिए। अब x इसमें से कॉमन ले लीजिए, x क्या करिए कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 7, यहाँ 6 कॉमन लीजिए बचेगा x प्लस 7, एक आ जाएगा x बराबर 6 और एक आ जाएगा -7। 6 और -7 कहाँ पे है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सवाल क्या था, इजी था, थोड़ा सा आपको ध्यान देना था, आंसर आ जाता। कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बार बार पूछता है ऐसे सवाल, तो आपको इसको ध्यान रखना है, नोट में लिख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द ईयर 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी, देखिए सब पूछा हुआ सवाल है। 2000 में मोहन की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। 2010 में मोनू की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2010 में मोनू की आयु ज्ञात कीजिए, तो देखिएगा ये हो गया 2010, ये हो गया 2000, ठीक है, 2010 हो गया 2000, इतना कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आगे देखिए, आगे समझिए। अब 2000 जो 2000 है, 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी है, तो 2000 में मोनू की आयु, इसको मोनू मान लीजिए और उसकी सिस्टर मान लीजिए, मोनू की सिस्टर, तो ये हो गया 3 गुनी का मतलब 3:1, इतना कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु की 24 वर्ष अधिक है, ठीक है। 2010 में उसकी बहन की आयु 24 वर्ष अधिक है, यानी कि डिफरेंस कितना है, 24 वर्ष का डिफरेंस कितना है, 24 वर्ष का अधिक थी। 2010 में मोनू की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2010 में मोनू की आयु, डिफरेंस 24 का आना चाहिए, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस बराबर 24, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 का डिफरेंस बराबर 24, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12, 1 बराबर 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर एक बार पढ़िए, उसकी बहन की आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक है, ठीक है। 1 बराबर 24 आ गया, तो बात क्या हो जाएगा
36, और ये क्या हो गया 12 सन 2000 में। जब 2010 में देखेंगे तो 36 7 10 क्या हो जाएगा 46 वर्ष। तो कितनी की हो जाएगी 46 वर्ष आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2010 में पूछा हुआ है, न कि 2000 में। ठीक है, 2000 में कितनी है 36 वर्ष, 2010 में कितनी हो जाएगी 46 वर्ष। क्यों? क्योंकि एज क्या होगा बढ़ता है, आप भी जानते हैं। ये हो गया आंसर। देखिए डिफरेंस देख के आपको लगाना होता है इस सवाल को। ठीक है, बार बार देखिएगा समझ में आएगा, बार बार लिखिएगा और अच्छा से समझ में आएगा। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, मूलों का गुणनफल आपको हम बार बार बताए हैं, मूलों का गुणनफल बराबर होता है C/A, मूलों का योगफल बराबर होता है -B/A, दोनों ध्यान रखना है। ठीक है, और आपसे समीकरण जब पूछेगा तो उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, समीकरण निकालने के लिए। ठीक है, आपसे गुणनफल पूछा हुआ है अल्फा बीटा C/A, C का मान कितना है माइनस, अब इसको अच्छा से लिखना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो अच्छा से लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको लिख लीजिए -5x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो अल्फा बीटा बराबर क्या होता है C/A, C का मान कितना है 6 और A का मान कितना हो जाएगा -5, तो 6/-5। ठीक है, तो -6/5। ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर। नीचे माइनस रहे चाहे ऊपर रहे बात एक ही होता है, ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए लाजवाब सवाल है लेकिन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से पढ़िए। एक बाइक 50 किमी प्रति घंटे की चाल से चलती हुई अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि यह 60 किमी प्रति घंटे की चाल से चलती है तो यह 5 मिनट देरी से पहुंचती है। समान मार्ग पर सामान्य चाल से यात्रा को पूरा करने के लिए और समय पर पहुंचने के लिए बाइक को कितने मिनट लगेंगे। ठीक है, समय पर पहुंचने के लिए बाइक को कितने मिनट लगेंगे। ठीक है, देखिए ये सवाल क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखिए 50, ठीक है, देरी हो जा रही है। ठीक है, देरी हो जा रही है तो कितना देरी हो रही है 10 मिनट, तो t + 10 कर देंगे बराबर डिस्टेंस सेम है। ठीक है, डिस्टेंस सेम है तो आपका हो जाएगा 60। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर चाल, और टाइम क्या हो जाएगा t + 5 मिनट, क्योंकि मिनट में ही पूछ रहा है इसीलिए मिनट में ही निकाल देंगे, स्पीड रहेगा किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा, क्लियर। अब इसमें गुणा कर दीजिए 5t + 50, ठीक है, 5t + 50 बराबर 60 + 6 × 5 = 30 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ देखिए जो 5t है 5t 60, t बच गया, उसको इधर भेजेंगे 20, तो 20 मिनट क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, केवल आपको ध्यान से पढ़ना है और लगा देना है कि नहीं, सवाल आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, और अच्छा समझना है कमेंट करिएगा और अच्छा से बता दिया जाएगा। ठीक है, ज्यादा परेशानी होगा तो कमेंट करिएगा, क्या होगा कि आसान सा एक वीडियो बना दिएगा 20-25 मिनट में, क्लियर है कि नहीं। थोड़ा सा पढ़िए, ज्यादा समझिए। अब देखिए ये सवाल दिया हुआ है, क्या कहा है, महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने की लागत 2000 रुपया थी। ठीक है, उत्पादन को कारखाने से शोरूम तक ले जाने के लिए उसके उत्पादन लागत 10% बराबर खर्च करना पड़ा। शोरूम में वह उत्पादन को उस कीमत पर बेचता है, तो महेश द्वारा वस्तु के उत्पादन पर परिवहन के खर्च के लिए कुल लागत 15% अधिक थी, तो महेश का शोरूम का उत्पादन कितना होगा। खूब लिखा हुआ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सवाल है, सुनिए। महेश द्वारा कारखाने द्वारा उत्पादन करने के लिए लागत कितना है 2000 रुपया। ठीक है, उत्पादन कारखाने से शोरूम तक ले जाने में उसको उत्पादन 10% के बराबर खर्च होता है। ये बताइए 2000 का 10% कितना हो जाएगा। 2000 का 10% निकालेंगे भाई, कौन दिक्कत है, 2 0 से 2 0 चला गया, 200 रुपया, 200 रुपया हो गया। 2000 का 200 रुपया जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2200 रुपया, ये आ गया आपका 2200 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है शोरूम के उत्पादन की कीमत बेचना चाहता है ताकि उसको लाभ हो जाए 15%, तो 15% बोले तो 115, 115/100, इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 22 में 115 से गुणा कर दीजिए, आराम से इधर कर दीजिए, 115 × 22। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सब में 0 0 है, ऐसे नहीं कि 5 दूना के 10 मार के मार दें, लगाना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 5 दूना के 10, ठीक है, 5 दूना के 10, 2 1 3, 230, फिर हो गया 230, ऐड कर दिए 0 3 3 2 5 2 25 30, 25 30 कहाँ पे है, यहाँ पे है, हो जाएगा क्या ऑप्शन, ध्यान से मारिएगा हम तो गलत हो जाएगा।
सवाल बहुत बड़ा दिख रहा है, देख रहे हैं कितना बड़ा है, लेकिन कुछ दम नहीं है इसमें, ठीक नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विक्रेता किसी वस्तु का अंकित मूल्य 30% की छूट देता है और फिर भी वह 10% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत अधिक है? 0.2 स्थानों तक बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां तक भी निकालेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन को देखते चलेंगे। तो जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य, ठीक, ये क्या रहा है, 30% छूट देने के बाद, यानी 100 का सामान 70 में बेच रहा है, विक्रय कर रहा है, 100 का सामान 70 में बेच रहा है, 10% उसको फिर भी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 10% लाभ हो रहा है। सोचिए कोई विक्रेता है, किसी चीज को 30% की छूट देने के बाद भी उसको 10% लाभ हो रहा है, ठीक है। इसका रेशियो निकाल लीजिए, 7:11 हो गया। कितना का फायदा हो रहा है? 7 का चीज 11 में बेच रहा है, 7 4 11, 4 हो गया, किस पे, 7 पे, गुणे परसेंट लगा दीजिए 100 से, तो 400/7, ठीक है, 400/7, 7 पचे 35, 5। जब एक ही देख रहे हैं 5 वाला है तो ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पट से लगाइए, घर जाइए। एक धनराशि को 4 सदस्य ए बी सी डी के बीच इतना इतना के अनुपात में बांटा जाना चाहिए। यदि सी और डी से 720 रुपया अधिक मिलते हैं तो डी का हिस्सा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले समझिए, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, 4:7:9:3 है। देखिए सी डी से अधिक दिख रहा है ना, हाँ, कितना दिखे, इतना, यहाँ पे देखिए 9 3 6, ठीक है, 6 बचेगा, अधिक का मतलब क्या, घटा दीजिए इसमें से, हो जाएगा 6 का मान दिया हुआ है 720, एक का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 छके 72, 12 है, सस्ता ना था जी, 12 छक्के 72, यानी कि 6 1 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 2, 120, यानी एक का दाम 120 आ गया। आपसे पूछा है कि डी का हिस्सा, डी का हिस्सा कितना होगा, एक का 120, डी 3 है, 12 36, ठीक है, किसका पूछा है, तो डी का यहाँ पे 360 रहेगा, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक साइकिल चालक है जो कि 2.5 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में तय करता है। समान चाल को 60 किमी की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा? सिंपल सवाल है, इसमें ध्यान देना, एक साइकिल चालक 2.5 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में, ठीक, तय करता है। समान चाल है 6 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? तो देखिए 2.5 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक चल रहा है, तो क्या हो रहा है दोस्तों, 4 मिनट 10 सेकंड, इसको घंटा में बदलना पड़ेगा ना आपको। 4 मिनट 10 सेकंड का मतलब हो गया 4 प्लस 10 सेकंड का मतलब हो गया 10/सेकंड को मिनट बदलेंगे, फिर घंटा बदलेंगे, ठीक है। आप जब घंटा में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 मिनट 10 सेकंड, यानी कि 10/60, ठीक है, मिनट बदल गया, तो 4 + 1/6, 6 को 24, 1 25, 25/6, ये मिनट है, क्या है, मिनट है, 25/6, 25/6 मिनटे में नहीं पूछ रहा है, मिनटे में निकाल दिया जाए, ठीक है, 25/6। अब कह रहा है कि 6 किलोमीटर चलने में, तो क्या करिए, इसको क्या करिए, डिवाइड करना पड़ेगा आपको 6 किलोमीटर से। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब जानते हैं दूरी अब कितना हो गया, 6 हो गया। अब चाल आपका ये हो गया 2.5 डिवाइड बाई 25, और ऊपर क्या हो जाएगा 6, क्लियर है। अब देखिए ये भी चल जाएगा ऊपर, फिर ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ ध्यान देना है, देखिएगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी हो गया 6, अब बटे 2.5 इंटू 25 गुणे 6 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना है, गलती नहीं करना है। ये कटेगा, कट जाएगा, यहाँ बचेगा 10, ठीक है, 6 से 6 कट गया, तो 10 मिनट क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो चल जाएगा।